सिंध के सहाफ़ी जो है वो आगे बढ़ाएंगे। आज ये बात ठीक है कि हमारे साथ मुस्तकबिल के कायदीन बैठे हैं, मुस्तकबिल की क़यादत बैठी है, जिन्होंने माजी में भी नासिर हुसैन शाह साहब, हमारे खुर्शीद शाह साहब, इन्होंने बहुत सहाफ़ियों के लिए बहुत काम किया, बहुत सारे जो लेजिस्लेशन थी वो सारी इन्होंने की। लेकिन उसके बाद जो निगरान हुकूमतें आई, एक और बात शाह साहब, ये बात हमें कही जाती है कि मकबूल बाकर साहब की जो रिकमेंडेशंस थी वो शायद पीपल्स पार्टी की क़यादत की तरफ से थी। अगर पीपल्स पार्टी की क़यादत की जानिब से थी तो मैं समझता हूँ उन्हें मायूसी हुई है या नहीं हुई, हमें बहुत ज़्यादा मायूसी हुई। और ये जो IG राजा साहब आए, इनसे 2 मुलाकातें हमारी रहीं, एक शहीद जान मोहम्मद के कातलों के हवाले से भी और दूसरा सिंध में लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से भी। तो उन्होंने बातें बहुत सारी की थी। उस वक्त भी उनको एक बात कही थी कि आप राजा बन के काम ना करेंगे तो काम बनेगा, आपको एक कांस्टेबल बन के काम का पैसा है। और आजाद साहब पर तुम क्या जानो, डिक्टेशन पे अमल करने वालों। और लाला जानी ने एक बात कही कि कराची में एक और फैसला हुआ कि हमारा रुख इस्लामाबाद की तरफ होगा। तो सुन लो हुक्मरानों, हम सक्खर तक पहुंच चुके हैं और इस्लामाबाद में सिर्फ तुम एक मारंग से परेशान हो, सिर्फ मारंग ने तुम्हें इतना परेशान किया हुआ है। सोचो उस वक्त से कि जब PFUJ के कायदीन इस्लामाबाद में बैठे होंगे। हम आपसे ये कहते हैं, ये कच्चे की बातें मत करो, कच्चे से कच्ची बातें मत करो। आप जो ये बात बोलते हो अभी, ये साथी हमारे जो हम वो जो बाइक लेते हैं, जो क्लिप बनाते हैं अपने, उसमें वो पूछे थे कि गिरफ्तार नहीं हुए कातिल गिरफ्तार नहीं हुए तो आप ये जो मुहिम में कैसे चलती रहेगी। तो मेरा उन दोस्तों से ये कहना था कि हम सिंध हुकूमत की नालायकी, सिंध पुलिस की नालायकी, सिंध हुकूमत की नाअहली, सिंध पुलिस की नाअहली पे बात करते रहेंगे जब तक सिंध के सपूत और पाकिस्तान के सपूत जान मोहम्मद मेहर, मैं शर्मिंदा हूं, मैं शर्मिंदा हूं कि तेरे कातिल जिंदा हैं। कातिल ने किस सफाई से धोई ये आस्तीन, उसको खबर नहीं लहू बोलता भी है। इसी शहर के अमायदीन यहां मौजूद हैं और इस कलम की खातिर एक वो लोग हैं जो हुक्मरानों की आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं, मगर कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके बारे में अहमद फराज ने बहुत पहले कहा था, बस इस कदर था कि दरबार से बुलावा था, गदा घराने सितम के हुजूम सामने है। हमारा ताल्लुक जिस तंजीम से है, यहां बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं, यकीनन सैयद खुर्शीद शाह साहब उस तंजीम के कायदीन से भी वाकिफ रहे हैं। असद भुट्टो साहब अभी चले गए, हमारे जमात इस्लामी के साथी, मेरा ख्याल है नमाज पढ़ने। नासिर शाह साहब भी उसके बाद की आने वाली क़यादत से बहुत अच्छी बात, अखबार पर पाबंदी लगाई गई तो PFUJ की मरकजी क़यादत ने फैसला किया और एक जद्दोजहद मरहलावार शुरू हुई। पहले एहतजाजी मुजाहरा हुआ, भूख हड़ताल हुई, फिर एक रेफरेंडम हुआ सहाफ़ियों के दरमियान जिसमें यह तय हुआ कि हमें गिरफ्तारियां देनी हैं, लाहौर से गिरफ्तारियां देनी हैं, कराची से गिरफ्तारियां देनी हैं। उन गिरफ्तारियों में एक ऐसा मरहला भी आया कि सहाफ़ियों के अंदर, तंजीम के अंदर ये परेशानी आ गई
कि सहाफ़ी गिरफ्तारियां देते जा रहे हैं, कोई 200, 250, 300 सहाफ़ियों ने गिरफ्तारियां दे दी। और उसमें भी मिसाल पहली क्या थी कि पहली गिरफ्तारी निसार उस्मान हालात पे खतूत लिख के भेजे, जो आज भी मेरे पास उनमें से चंद खतूत महफूज हैं, जो सफीउद्दीन गौसी मियांवाली जेल से लिखते थे। कोई कोट लखपत जेल से निकलता था, लिखता था, और जेल में जाकर भी, सेंट्रल जेल कराची में जाके भी सहाफियों ने जेल के अंदर से एक अखबार निकाला जिंदा के नाम से। ये वो जज्बा था, ये वो जज्बा था जिसकी बुनियाद पे ये तंजीम खड़ी हुई। हम सरकार से बहुत दूर रहते थे, हम सरकार से सिर्फ अपने मुतालबात की हद तक मिला करते थे। जनरल ज़ियाउल हक ने एक मर्तबा कहा था निसार उस्मानी साहब को देखते हुए कि मैं चाहूं तो सहाफियों को उल्टा लटका दूं और मुल्क में कोई आवाज नहीं उठेगी। उस पे उस्मानी साहब ने खड़े होकर कहा कि जनरल साहब, कुछ चीजें ऐसी हैं जो अल्लाह ने अपने हाथ में रखी हैं। अगर मेरी मौत आपके हाथ में लिखी है तो मैं इसे कोई नहीं टाल सकता।